जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरवीएल में। मैं संजीव ज्योग्राफी की इस यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर श्रृंखला में साथियों मैं एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं साथियों। और आज ये साथियों आपकी ज्योग्राफी की कह सकते हैं लास्ट क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम जो भी आपकी यूपी पुलिस में एसआई हो, कांस्टेबल हो या एएसआई है, रेडियो ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर है, इन सब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे ज्योग्राफी से रिलेटिव, चाहे भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, उन सबको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे सम रिलेटिव ये कह सकते हैं लास्ट क्लास रहेगी साथियों। इसके पहले हम 4 क्लास आपको दे चुके हैं, और यदि आपने वो क्लास ना देखी हो तो आप हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पे की प्लेलिस्ट में जाकर कह सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर कैसे उसको देख सकते हैं। तो साथियों कह सकते हैं ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे गए हैं, और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो कह सकते हैं जिन साथियों का रीजनिंग का जैसे कथन तर्क है, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई या कथन पूर्व धारणाएं वाला पोर्शन कमज़ोर है, तो उन सब के लिए आल क्लास पड़ी हुई है साथियों। और कह सकते हैं स्टैटिक जीके है यूपी पुलिस के लिए, या जीएस है साथियों, इनकी भी कैसे प्लेलिस्ट बनाई गई है। और जो भी रेडियो ऑपरेटर के लिए भी है, साइंस की है ना। और कह सकते हैं कि यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर आल सब के क्वेश्चन पड़े हुए हैं साथियों। और हिंदी का बहुत ही अच्छे तरीके से संदीप सर के द्वारा कराया गया है यहाँ पे। और इन सब के लिए आप यूपी स्पेशल का भी है साथियों, इन सबको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके की जो कह सकते हैं पीडीएफ है साथियों हमारी, ये बहुत ही रामबाण सिद्ध हो रही है। और इस कैसे स्टैटिक जीके के लिए है तो कह सकते हैं बहुत ही बच्चों ने परचेज़ किया, बहुत ही हमें बच्चों का रिस्पॉन्स मिला है साथियों। और कह सकते हैं इसके लिए हमारी टीम की तरफ बहुत ही मेहनत की गई है साथियों। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है इसमें, कि कोई भी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का यदि क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर ना हो, इस प्रकार हम लोगों ने तैयारी की है साथियों इसमें। और कह सकते हैं जो भी हमारे साथी हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर साथियों जो बैच चल रहे हैं उसको लेना चाहें तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज्ञान आरवीएल ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना होगा। और कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा। और कह सकते हैं कि जैसे ये सब हमारे कोर्स चल रहे हैं, स्टैटिक जीके का हो गया, साइंस जो है रेडियो ऑपरेटर के लिए इसका भी एग्ज़ाम अब होने वाला है साथियों। और कह सकते हैं सफलता 2.0 बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं इसमें। जूनियर असिस्टेंट की साथियों इसकी भी एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। जो कह सकते हैं 5512 पदों पर वैकेंसी अभी आई थी, फॉर्म पड़े हुए थे उसके लिए। और कह सकते हैं ये ई बुक है साथियों हमारी यूपी स्पेशल की। और कह सकते हैं ये समर्पण बैच है, ये रेडियो ऑपरेटर के लिए हम लोगों ने चलाया था साथियों, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसमें भी मिला है हमें। तो कह सकते हैं साथियों, तो यहाँ से हम साथियों कह सकते हैं कंटिन्यू करेंगे कि जैसे भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है साथियों। तो इसमें हम विश्व के भूगोल को कवर कर चुके थे, तो जैसे कि हम इन क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो दिखा देते हैं एक बार आपको। और कह सकते हैं ये विश्व के भूगोल से हो गए, और भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने कह सकते हैं क्वेश्चन को कराया है साथियों। ये सब क्वेश्चन आपको हमने करा दिए हैं। तो आप इनको देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे इन क्वेश्चन को या इस वीडियो को देख सकते हैं। तो कह सकते हैं साथियों आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना जो कह सकते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों, या कह सकते हैं लास्ट क्लास में हमने आपको जो लास्ट क्वेश्चन बताया था वो था लौह और इस्पात संयंत्र या टिस्को कहाँ पर स्थित है। तो जमशेदपुर साथियों याद रखना है, ठीक है। टाटा कह सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, जमशेदपुर में है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता साथियों, है ना। तो अब कह सकते हैं कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हो जाएगा कि नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है। तो साथियों जो नर्मदा नदी है ये विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पे हमारे भारत में ये ऊपर विंध्याचल पर्वतमाला है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, और यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी से कह सकते हैं यहाँ से निकल कर खंभात की खाड़ी में या अरब सागर में नर्मदा गिर जाती हैं। तो ऊपर का जो है साथियों ये विंध्याचल हो जाएगा, और ये नीचे की पर्वतमाला ये सतपुड़ा पर्वतमाला है।
तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जाता है कि नर्मदा जो है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। ये डेल्टा ना बनाने वाली नदी है नर्मदा ताप्ती, और इसके नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला है, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा है। तो पूछा जाता है कि सतपुड़ा के उत्तर में क्या है, कौन सी नदी है, तो सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नर्मदा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ताप्ती नदी भी निकलती है, तो कह सकते हैं कि ताप्ती नदी जो है ये सतपुड़ा के दक्षिण से निकलती है, याद रखना है। ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा याद रखना है, जो नर्मदा नदी है इनसे पहाड़ियों से बीच से बहती है। जैसे कह सकते हैं कि जो नर्मदा है ये गुजरात है ना, मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह पूरब से पश्चिम की ओर, तो साथियों इधर पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस नदी का जो मुहाना है वो खंबात की खाड़ी है। मुहाना का मतलब होता है जहाँ पर नदी समाप्त हो जाती है, और इस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन सरल है लेकिन एग्जाम में आता है ना। नर्मदा और ताप्ती याद रखना है। और कह सकते हैं जो जबलपुर में भेड़ा घाट है वहाँ पर जलप्रपात बना हुआ है ना, और कह सकते हैं जिसे वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इस नदी का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, याद रखना है। और कह सकते हैं कि हमारे देश के दो राज्यों की राजधानी, तो साथियों दो राज्यों की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ हो जाएगी, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी भी है, और कह सकते हैं कि पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, याद रखना है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा। मिजोरम में याद रखना है कि अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, तो 40 विधानसभा सीटें हैं, याद रखेंगे कितनी, 40। और यहाँ पर कह सकते हैं ZPM है ना, PM, और ये पार्टी ने चुनाव जीता है। जबकि कह सकते हैं कि जो लाल दुहोमा है, तो लाल दुहोमा वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? लाल दुहोमा। अगला है कि गुवाहाटी, तो असम की राजधानी है। असम का एक शहर कह देंगे, राजधानी तो यहाँ की दिसपुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिसपुर, याद रखना है। ठीक है, तो गुवाहाटी कहाँ है? असम में है, और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। कहाँ पर? किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर गुवाहाटी बसा हुआ है। ठीक है, रांची तो कह सकते हैं कि झारखंड की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड। अब मैं बात करूं कि चंडीगढ़, हाँ, तो चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन ओर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। यह दो राज्य हरियाणा पंजाब की राजधानी है। अगला क्वेश्चन जो दिया है साथियों कि निम्नलिखित राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको कह सकते हैं आरोही, मतलब कह सकते हैं बढ़ते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। किसके अनुसार? कि उनमें मानसून आरंभ, तो सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, इस प्रकार हमको बताना है। तो साथियों सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में साथियों यहाँ पर केरल के तटों पर वर्षा होती है ना। तो याद रखना है जून के, तो सबसे पहले कौन? केरल हो जाएगा। तो तीसरा सबसे पहले किसमें दिया है? तो तीसरा इसमें दिया है और इसमें दिया है। इसके बाद कह सकते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर प्रदेश है साथियों, है ना, उसमें भी 22 जून के समथिंग वर्षा होती है। ठीक है, और उसके पहले पश्चिम बंगाल, तो जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है साथियों, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो वर्षा है, लगभग 80% जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा, एक अरब सागर की शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा ये पश्चिम बंगाल में करती है, और अरब सागर की शाखा जो है ये केरल में सबसे पहले वर्षा करती है। तो इसका जो आंसर है साथियों सबसे पहले हो जाएगा कि केरला, उसका पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा। तो मानसून आगमन का जो क्रम है वो केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण, तो प्रायद्वीपीय का मतलब कि जो हमारा भारत है तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। और कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? गोदावरी, याद रखना है। नेक्स्ट है साथियों अगला जो कह सकते हैं यहाँ पे दिया है कि
जैसे हाँ, प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का जो मानसून सबसे पहले केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। ठीक है, इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फोट। याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि नेवेली लिग्नाइट। तो साथियों ये पूछा जाता है नेवेली निम्न में से किस धातु या वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध होते हैं? तो कैसे ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लिग्नाइट। और कह सकते हैं हीरा, तो कह सकते हैं पन्ना। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, एमपी का पन्ना डिस्ट्रिक्ट, तथा कह सकते हैं पन्ना जिला, और हमारे यूपी का जो बांदा जिला है, ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है। और सोना तो पता ही है, भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक की कोलार खान से निकलता है। कोलार और होट्टी की खानें हैं, कोलार और होट्टी। ठीक है, ये खानों से निकलता है, 99% कह सकते हैं। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में रामगंगा एवं सोन नदी की रेत में प्राप्त होता है। रामगंगा एवं सोन नदी की रेत से भी प्राप्त होता है। ठीक है, सोना। याद रखना है। और कह सकते हैं यहाँ पे जैसे दिया है, हीरा बता ही दिया हमने आपको। तो हीरा कहाँ है कि पन्ना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बांदा जिला। सोना कर्नाटक में हो गया, कोलार होट्टी खान। और ये नेवेली जो है ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लिग्नाइट के लिए। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में साथियों ये पूछा गया है। अब क्वेश्चन है कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NLC भारत सरकार की लिग्नाइट खनन और पावर उत्पादन कंपनी है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। तो कैसे नेवेली का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। और स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, 1956 में। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर है? तो साथियों सतलज नदी के ऊपर हो जाए। किस पे? सतलज नदी। भाखड़ा नागल बांध परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि भाखड़ा नागल जो परियोजना है पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। याद रखना है। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो कह सकते हैं भाखड़ा नागल बांध परियोजना। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन सा? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। याद रखना है। यह बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी कौन हो जाएगा? भाखड़ा नागल बांध परियोजना हो जाएगी। नेक्स्ट है द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित? साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। इंडिया गेट नहीं पूछा गया साथियों। ठीक है, इंडिया गेट नहीं पूछा गया है, ये पूछा गेटवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया गेट तो दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया तो साथियों मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। याद रखना है। और कोच्चि तो कह सकते हैं कोच्चि केरल में है साथियों। और कह सकते हैं कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। जबकि दिल्ली की बात करूँ हम तो जो दिल्ली है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है। और जो दिल्ली पुलिस होती है साथियों, ये संघ शासित या संघ सूची में आती है। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है साथियों। इसे साइंस सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? साइंस सिटी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। और कह सकते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। और जो मुंबई है साथियों, पहले इसका नाम बम्बई हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बम्बई। तो एक 1995 को इसका नाम मुंबई कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1995 को। और मुंबई का जो संस्थापक है वो गेराल्ड ओंगियार है। कौन है? गेराल्ड ओंगियार। याद रखना, ओंगियार, गेराल्ड ओंगियार हो जाएगा। जबकि ये पूछा जाए कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो साथ ही मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा है। सालसेट द्वीप हो जाएगा। और कह सकते हैं कि यह किसी द्वीप पर बसा भारत का सबसे बड़ा शहर भी है। ऐसे भी पूछा जाता है कि किसी द्वीप पर बसा भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मुंबई हो जाएगा। और कह सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। जबकि ये कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर भी है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर कौन सा? मुंबई हो जाएगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी है कि हाँ, मुंबई को 1661 में, कब? 1661 में साथियों कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा कह सकते हैं अंग्रेजों को दहेज में दे दिया गया था। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेगेंजा की शादी चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के राजकुमार थे उनके साथ हुई थी। याद रखना है। और फिर उसके बाद 1668 में साथियों 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई को कह सकते हैं ये दे दिया गया था।
तो कह सकते हैं मुंबई के बारे में ये, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। तो कह सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कह सकते हैं मुंबई के जो राज्यपाल थे उस समय, उनका नाम था सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क ने, कह सकते हैं, जो कि मुंबई के पहले राज्यपाल भी थे। कौन, नाम क्या है उनका, सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क, ठीक है। उनके द्वारा 31 मार्च 1913 को गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मुंबई में रखी गई थी। कब, 31 मार्च 1913 को रखी गई थी, ठीक है साथियों। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, तो सबको ही पता होगा, ठीक है, भारत का राज्य नहीं है। लेकिन कह सकते हैं ये क्वेश्चन जो है साथियों 2011 का आया हुआ था। तो उस समय कह सकते हैं तेलंगाना राज्य नहीं था, क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 को बना है साथियों, इसलिए। लेकिन अब ये चारों राज्य साथियों, तो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना था, और उस समय जब क्वेश्चन था तब उसका आंसर यही हुआ करता था। तेलंगाना जो है, इसमें पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चुनाव हुआ तो कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो तेलंगाना में साथियों 119 विधानसभा सीटें, कितनी, 119, 17 लोकसभा सीटें हैं और कह सकते हैं 7 राज्यसभा सीटें हैं। तो लोकसभा की कितनी होगी, 17, राज्यसभा की कितनी हो गई, 7। तो 17 सत्ते 17 में 7 का गुणा कर देंगे तो 119 निकल के आएगा। तो विधानसभा सीटें कितनी होगी, 119 हो गई। इस प्रकार ट्रिक से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो 17 कह सकते हैं लोकसभा की हो गई, और 7 जो हैं वो राज्यसभा की हो गई, और 17 सत्ते 119, तो कितनी, ये किसकी हो जाएंगी, ये विधानसभा सीटें हो जाएंगी। और यहाँ पर जो सीएम बने हैं वो कह सकते हैं रेवंत रेड्डी जो हैं, ये तेलंगाना के नए सीएम बने हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं साथियों, याद रखना है। और इनके पहले जो तेलंगाना के सीएम थे, या पहले सीएम, वो थे केसीआर, ठीक है, केसीआर बोलते हैं या चंद्रशेखर राव बोलते हैं साथियों। अब अगला क्वेश्चन ये है कि तेलंगाना की राजधानी क्या है। तो तेलंगाना की राजधानी साथियों वो हैदराबाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हैदराबाद, याद रखना। और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे, कौन सी नदी हो जाएगी, मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से लिखित में से कौन सा भारत का ऐसा शहर है, यदि कह सकते हैं कि वो भारत में नहीं मिलाया गया होता तो वहाँ जाने के लिए कह सकते हैं हमें वीज़ा लेना पड़ता, तो वो कौन सा, वो तेलंगाना का जो हैदराबाद है साथियों। क्योंकि 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा सैनिक कार्यवाही के तहत, कौन सी, पुलिस या सैनिक कार्यवाही के तहत कह सकते हैं इसको भारत में विलय किया गया था। कब, 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत, याद रखना है। तो तेलंगाना कब बना, 2 जून 2014 को, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड कब बना, किससे अलग होके बना, है ना। तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश से अलग होके बन गया था। तो अब आंध्र प्रदेश जो है इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। तो अब आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो विशाखापट्टनम है। कौन सी है, विशाखापट्टनम, याद रखना है। अगला है कि जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था, 2000 को। ये उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय जिले थे साथियों, उनको अलग करके कह सकते हैं उत्तराखंड बनाया गया था। ये जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, 9 नवंबर 2000 को। और जैसे ये भी दिए गए हैं, तो कह सकते हैं 1 नवंबर, उसका 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 2000 की ही बात है साथियों, ये एमपी से अलग होके बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड, यूपी के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके, ये 9 नवंबर को। और ये झारखंड जो है ये बिरसा मुंडा की जयंती भी है, इसलिए 15 नवंबर को सन 2000 में ही बना था। झारखंड बिहार से अलग होके बना था, किससे, बिहार से अलग करके, याद रखना है। तो वर्तमान में भारत में कह सकते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं साथियों, याद रखना, या केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना है। नेक्स्ट है, तो प्रश्नकाल के समय तेलंगाना भारत का राज्य नहीं था, लेकिन वर्तमान में 2014 से में कह सकते हैं 18 फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करने का प्रस्ताव पारित हो गया था, और 2 जून 2014 इंपॉर्टेंट नया राज्य स्थापित हुआ। अगला है, रोडेशिया देश का नया नाम क्या है। तो साथियों जो रोडेशिया है उसे जिम्बाब्वे के नाम से जानते हैं, और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है।
तो जो रोडेशिया है, रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? हरारे हो जाएगी, याद रखना है। तो यहाँ पे दिया है कि जिम्बाब्वे का दूसरा नाम रोडेशिया था, जिसे पहले दक्षिण रोडेशिया या रोडेशिया गणराज्य ये कह सकते हैं, या जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि जो तंजानिया है, तंजानिया की जो राष्ट्रपति थी, पहली महिला राष्ट्रपति कह सकते हैं सामिया सुलूह हसन। तो सामिया सुलूह हसन, सुलूह हसन। तो साथियों ये अभी कह सकते हैं हमारे भारत की यात्रा पर आई थी सामिया सुलूह हसन, और कह सकते हैं JNU के द्वारा इनको मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तंजानिया की जो राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, याद रखना है। और कह सकते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि यहाँ पे हाँ, बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट है, इसका महत्वपूर्ण एस क्या है? तो एल्यूमिनियम जो होता है, ये आपने पढ़ा होगा कह सकते हैं केमिस्ट्री में कि बॉक्साइट किसका एस्क है? तो एल्यूमिनियम का एस्क है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और बॉक्साइट जो है ये सबसे कह सकते हैं हमारे भारत के उड़ीसा में पैदा होता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और विश्व में पूछा जाए तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया जो है ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, अगला दिया गया है कि हाँ, एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। कौन? एल्यूमिनियम। भूपर्पटी पूछा गया है, ठीक है, और इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। तो नेक्स्ट है कि नई दुनिया या पश्चिम से पुरानी दुनिया, पूर्व में निम्न में से कौन सा एक पौधा प्रविष्ट कराया गया? ये पूछा गया है। तो साथियों जैसे इसमें पूछा गन्ना, गेहूं, धान, आलू। तो साथियों जो आलू है साथियों, ये कह सकते हैं कि हमारे देश में लाया गया था। तो नई दुनिया या पश्चिम से पुरानी दुनिया, पूर्व में आलू का पौधा प्रविष्ट कराया गया। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इसे भारत लाया गया था। तो कह सकते हैं किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। उस समय हमारे भारत में जहांगीर का समय था। किसका? जहांगीर। नेक्स्ट है, मारुति कार कंपनी हरियाणा के बाहर अपना प्लांट कहाँ लगाने जा रही है? ये साथियों उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये अभी आपके लिए कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि पिसीकल्चर से तात्पर्य क्या है? तो साथियों जो पिसीकल्चर है उसे मत्स्य पालन कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्य पालन से संबंधित है पिसीकल्चर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाँ, जैसे ये दिया गया है कि पिसीकल्चर मत्स्य पालन से, और रेशम जो सेरीकल्चर हो, रेशम क्या होता है? रेशम होता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ठीक है, याद रखना है। तो अगला है जैसे इसका आंसर पिसीकल्चर मत्स्य पालन हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया है कि भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे कम हिमालय जो है साथियों, ये नवीन कैसे बलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा है? नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। जबकि सबसे पुराना पूछा जाए तो पुराने में सबसे पुराना, तो पुराना जो है वो अरावली हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना पर्वतमाला है साथियों अरावली, याद रखना। नया हिमालय नीलगिरी है साथियों। ये नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बीच में ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ का जंक्शन पे यहाँ पे स्थित है इसके, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है ना। नीलगिरी पे एक जनजाति है, टोडा जनजाति निवास करती है, जो भैंस पालन का काम करती है, याद रखना। नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो दोद्दा बेटा हो जाएगी। जबकि दक्षिण भारत की अनाईबुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है, और पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पर भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हिमालय पर्वत एक नवीन या बलित पर्वत है जो अभी विकास की अवस्था में है। हिमालय पर्वत का निर्माण आज से 5 या 6 करोड़ वर्ष पूर्व सागर तल के नीचे जाने के कारण हुआ था। अरावली है साथियों, यहाँ पर अरावली श्रेणी पर्वत जो है विश्व की प्राचीनतम तथा मोड़दार पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन है कि आज जहाँ हिमालय वहाँ पहले क्या था? तो आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले टेथिस सागर नाम का जलाशय हुआ करता था या समुद्र हुआ करता था, याद रखना है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल बाग एक्सप्रेस ट्रेन जो है किन दो शहरों के बीच चलती है? तो जो लाल बाग है साथियों ये चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। किसके? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। नेक्स्ट है, फिजी द्वीप समूह किसका अंग है? तो जो फिजी है साथियों ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाए। किसका? ऑस्ट्रेलिया का हो जाए। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप है जो कैसे फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का
अंश है। इसकी राजधानी, तो फिजी की राजधानी सुबा है साथियों। क्या है? सुबा। यहाँ की इकाई फिजी डॉलर है। क्या है? फिजी डॉलर है। नेक्स्ट है, कह सकते हैं कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो साथियों नासिक जो है वो गोदावरी के किनारे है। किसके किनारे? गोदावरी के किनारे, ये याद रखना है। तो भारत में जो कुंभ मेला है 4 जगह लगता है, ठीक है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, है ना, याद रखना है। और कह सकते हैं प्रयागराज। तो जैसे ये भी दिया गया है कौन कौन सी जगह है, किस किस नदी पे है, तो नासिक गोदावरी हो जाएगा, उज्जैन क्षिप्रा, और हरिद्वार गंगा नदी, जबकि इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती का संगम है साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो साथियों ये लखनऊ में है। देखो चाहे औषधि हो, औषधि मतलब कह सकते हैं, औषधि मतलब दवा कह सकते हैं, दवा, है ना, वनस्पति, वनस्पति, तो दवा किससे बनती है? वनस्पति से बनती है। और कह सकते हैं जहर, जहर भी यहीं बनता है, जिसे विष कहते हैं, विष, विष बोलते हैं। तो विष अनुसंधान संस्थान, है ना, और दवा दोनों लखनऊ में बनता है। लखनऊ में दोनों रिसर्च सेंटर है इसके, और वनस्पति से दवा बनती है, ठीक है। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ, और औषधि या दवा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, याद रखना है। तो विष, ठीक है, विष, औषधि, औषधि, और कह सकते हैं कि वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तीनों कहाँ पर हैं? लखनऊ में हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ, कौन सी? गोमती नदी किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और पहले इसका नाम प्रयाग हुआ करता था, अकबर ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। नेक्स्ट है कि जो प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर है साथियों, सरस्वती, तथा कह सकते हैं कि हाँ, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका औपचारिक उद्घाटन 1951 में को भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे उनके द्वारा किया गया था। यह संस्थान जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संगठन है, जहां सभी बुनियादी सुविधाओं और विशेषज्ञता की मदद से बाजार के लिए दवा विकसित की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो ये है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं। कैसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को शक्कर का या चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि हमारे भारत में सबसे चीनी का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश करता है सबसे अधिक। जबकि ये पूछा जाए कि गन्ने का उत्पादन, तो गन्ने का उत्पादन भी भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश करता है, और गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख या मुख्य वाणिज्यिक फसल भी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की नकदी फसल कौन सी है या वाणिज्यिक फसल कौन सी है? मुख्य तो गन्ना है। और हमारे भारत में सबसे अधिक जो चीनी मिलें हैं, तो चीनी मिलें महाराष्ट्र में सबसे अधिक हैं। तो चीनी मिल जो है वो महाराष्ट्र में हो जाएगी, चीनी मिल, ठीक है, याद रखना। लेकिन चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। अगला है, तो वर्तमान में भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना व चीनी उत्पादक देश। बिल्कुल सही है, किसके? ब्राज़ील के बाद। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, जिस कारण इस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल में साथियों। कहाँ पर है? केरल में स्थित है, याद रखना है, केरल में। और कह सकते हैं कि कोझिकोड बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में वायनाड की पहाड़ियाँ हैं। तो तथा तमिलनाडु में स्थित चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम एवं सबसे पुराना बंदरगाह है, याद रखना है। महाराष्ट्र में स्थित हावड़ा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ठीक है। जबकि गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। तो कांडला कैसा है? एक ज्वारी बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, तो साथियों यहाँ पे दिया गया था कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ा पूछा गया है। तो जैसे पूछा झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया झारखंड में साथियों। जबकि कोडाईकनाल हिल स्टेशन है, या गाजियाबाद बंदरगाह है, या शिरडी धार्मिक स्थल है। तो साथियों जैसे आपको पता होगा कि साई शिरडी तो महाराष्ट्र में, ये तो धार्मिक स्थल हो गया। कोडाईकनाल हिल स्टेशन भी है, जबकि गाजियाबाद बंदरगाह नहीं, कहीं समुद्र के किनारे गाजियाबाद नहीं है साथियों। तो ये उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद है साथियों, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई समुद्र का किनारा नहीं, इसलिए गाजियाबाद बंदरगाह से संबंधित नहीं है। जबकि झरिया कैसे झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध है साथियों, याद रखना है। और कह सकते हैं कि हाँ, तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में खनन के संबंधित हो जाए या कोयले से संबंधित है। और जो कोडाईकनाल है ये हिल स्टेशन तमिलनाडु में हो जाएगा, और गाजियाबाद एक जिला है उत्तर प्रदेश का साथियों। जबकि शिरडी जो है ये एक धार्मिक स्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल के चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि कारगिल चर्चा में क्यों रहता है। तो पाकिस्तान ने
अनाधिकृत रूप से भारतीय हिस्से की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया था, इसलिए रहता है, या हिमपात के लिए, या अतिवृष्टि के लिए, या पर्यटन के लिए। तो साथियों कह सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए, सबसे मोस्ट पॉइंट तो यही हो जाएगा। वैसे कह सकते हैं कि जो 1984 में नहीं, 84 में तो साथियों उसके लिए हो जाएगा कि ऑपरेशन जब मेघदूत चलाया था, ऑपरेशन कह सकते हैं मेघदूत, वो सियाचिन के लिए हो जाए। किसके लिए? सियाचिन के लिए विजय हुई थी। जबकि 1999 में ऑपरेशन विजय 26 जुलाई को 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के द्वारा कह सकते हैं कि कारगिल पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। ऑपरेशन विजय था साथियों। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चर्चा में क्यों रहता है? कि पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से भारतीय हिस्से की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया था, इसलिए। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के द्वारा अनाधिकृत रूप से कारगिल सहित कुछ भारतीय हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लेने के कारण कारगिल चर्चा में रहा। इस भूमि को मुक्त कराने के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा गया, जिसमें भारत ने विजय हासिल की और अपनी कब्जे वाली ज़मीन को मुक्त कराया। अगला है, तो हमने आपको बताया था इसमें कि 26 जुलाई 1999 को कह सकते हैं कि ऑपरेशन विजय के तहत, याद रखना, कारगिल विजय हुआ था। जबकि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर विजय प्राप्त की गई थी। किस पर? सियाचिन पर। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। तो जो भुवनेश्वर है उसके पूर्व जो उड़ीसा है उसकी राजधानी जो है कटक हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कटक। भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक थी। कटक महानदी के किनारे है। और कटक में साथियों जो हमारे महापुरुष सुभाष चंद्र जी का जन्म हुआ था साथियों 23 जनवरी 1897 को, याद रखना है। और इसीलिए उन्हीं की याद में, सुभाष चंद्र बोस की याद में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। इंपॉर्टेंट है। तो क्या राजधानी थी भुवनेश्वर से पहले? कटक थी, जिसे पद्मावती भी कहते हैं। यह स्थल महानदी और उसकी सहायक नदी काठजूड़ी के मिलन स्थल पर बसा है। और कह सकते हैं वर्तमान में कटक अपनी सुंदर हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो साथियों ये पता है देहरादून में हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? देहरादून। जबकि वनस्पति वाला पूछा जाए तो वनस्पति का जो है वो लखनऊ में हो जाएगी। क्योंकि वन अनुसंधान संस्थान पेट्रोलियम भी साथियों ये देहरादून में हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि जैसे ये दिया गया है, हाँ, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। इस संस्थान की स्थापना वानिकी क्रियाकलापों को आयोजित करने तथा आगे बढ़ाने के लिए 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। यह वन अनुसंधान संस्थान एशिया का एकमात्र संस्थान है, याद रखना है। अगला है, कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये 1999 में पूछा गया था साथियों। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से अलग हो जाएगा इसका आंसर। जबकि अभी के हिसाब से कह सकते हैं तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश मेघालय नहीं है। और कह सकते हैं कि हाँ, उस समय के अनुसार भी यही था। तो देखो दिल्ली भी केंद्र शासित हो जाएगा, दमन दीव भी, पुदुचेरी भी। जबकि मेघालय केंद्र शासित प्रदेश नहीं है साथियों, याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने? तो 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8, याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों में अपनी चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है, याद रखना है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में किसका शासन? भारत सरकार का सीधे सीधे शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। तो जो एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल होता है ना। और कह सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय राज्य में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखना है, जिनमें जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। ठीक है, तो कब कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से, केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से हटाकर राज्य की श्रेणी में रखा गया और 2 राज्य बना दिए गए, 2 केंद्र शासित बन गए थे साथियों। ठीक है, तो कह सकते हैं अब जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से। जबकि एक लद्दाख बना और एक जम्मू कश्मीर। और उसके बाद में कह सकते हैं कि 26 जनवरी 2020
26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और जो दमन दीव है इन दोनों को एक कर दिया गया। पहले दमन दीव अलग होता था और दादरा नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 से दोनों को एक कर दिया गया है। तो इस प्रकार अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना है। तो कह सकते हैं कि लद्दाख में 2 ज़िले हैं, 2 लेह और कारगिल। ठीक है, लद्दाख में कितने ज़िले हैं? 2, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है साथियों? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई बनारस से कन्याकुमारी तक 2369 किलोमीटर है और ये कैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 47A सबसे छोटा राजमार्ग है, जबकि सबसे छोटा पूछा जाए 47A हो जाएगा, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर हो जाएगा, जो वेम्बनाड झील में साथियों है। कहाँ पर? केरल की वेम्बनाड झील में, याद रखना है। अगला है किस राज्य में गया जो एक धार्मिक स्थल है स्थित है? तो गया साथियों कहाँ पर है? ये बिहार में स्थित। सभी को पता होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, इसलिए वो बोध गया के नाम से जाना गया था। अगला है कि हाँ, जैसे यहाँ दिया है कि गया झारखंड और बिहार की सीमा और फाल्गु नदी के तट पर बसा बिहार का एक प्रमुख नगर है। वाराणसी की तरह गया की प्रसिद्धि मुख्य रूप से धार्मिक नगरी के रूप में है। गया से 17 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया स्थित है, जो बौद्ध तीर्थ स्थल है और यहीं बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी साथियों हो जाएगा कि गया के पास में बोध गया है साथियों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ये पूछा जाए कि भारत का वन विस्तार लगभग कितना है? तो साथियों जो भारत का जो वन विस्तार है ये तो उस समय 1999 का है साथियों, लेकिन अभी का जो डाटा है 24.62% हो जाए। कितना? 24 अपडेट डेटा याद रखना है साथियों। भारत में मध्य प्रदेश सबसे अधिक है, याद रखना, वनों में। हरियाणा सबसे कम है वनों में। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर दृष्टि से विकलांगों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? तो दृष्टि से विकलांगों के लिए देहरादून में जो राष्ट्रीय संस्थान है उस समय का क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट है कि सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूरत जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती वस्त्रों के लिए। सूरत जो है ये ताप्ती नदी किनारे, कौन सी? ताप्ती नदी, ये गुजरात में। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है साथियों, ताप्ती नदी। और सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो मुंबई को। मुंबई जो है इसे सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सूरत शहर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है ना। यह शहर मुख्यतः कपड़ा उद्योग, डायमंड कटिंग और हीरा कटिंग के लिए प्रसिद्ध है और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। गुजरात राज्य का वह शहर व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अगला है निम्नलिखित में से हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन किससे संबंधित नहीं है? तो कह सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया है शाहजहाँपुर, सिल्वर, औरैया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो यहाँ पे दिया है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन सिल्वर से संबंधित नहीं है। यह पाइपलाइन कावस, अंटा, औरैया, शाहजहाँपुर के उर्वरक कारखानों को प्राकृतिक गैस प्रदान करती है, याद रखना है। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर लाइन सिल्वर से संबंधित नहीं है। अगला है कि NTPC की है टेहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो साथियों भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर उत्तराखंड में है। तो कहाँ पर है? तो टेहरी बांध कहाँ पर स्थित है? भागीरथी एवं भिलंगना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कह सकते हैं हाँ भागीरथी भिलंगना, केवल भागीरथी दिया है, जबकि होना चाहिए भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम पर है उत्तराखंड में, याद रखना है। टेहरी बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के जो कह सकते हैं टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर टेहरी बांध का निर्माण किया गया है। टेहरी बांध परियोजना केंद्र सरकार ने 75% तथा राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया था, ये भी याद रखना है। अगला है कि फूलों की सर्वाधिक किस्में पाई जाती हैं? तो फूलों की सबसे अधिक किस्में उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, याद रखना है, ठीक है। अगला है कि हाँ उस समय का है कराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। तो कराकोरम साथियों ये पूछा गया है हाँ किसको किससे जोड़ता है? भारत को चीन से, या पाकिस्तान चीन को, भारत सोवियत संघ को, और कह सकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को। तो जो कराकोरम हो जाएगा ये पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। किसको? पाकिस्तान और चीन।
काराकोरम राजमार्ग सबसे ऊंचाई पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सड़क है जो चीन पाकिस्तान को खुंजराब दर्रे के माध्यम से आपस में जोड़ता। कौन सा दर्रा? खुंजराब। अगला है जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो साथियों जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है जिसकी ऊंचाई 250 से 255 मीटर है। साथियों वैसे 255 पढ़ा हुआ है, अधिकतर बुकों में मिलता है और ऑथेंटिक भी है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जोग या गरसोप्पा ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा पूछा जलप्रपात तो कुंचिकल, तो वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुंचिकल है, कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही है और वो नदी हो जाएगी बाराही नदी, बाराही नदी हो जाएगा। अगला है हाँ, तो जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। 250 से हमने 55 बताया, तो ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता और 4 धाराओं में बढ़ जाता जिसे राजा या घोड़े की नाल कहा जाता है। अगला है यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? तो यूगोस्लाविया जो है ये इसकी राजधानी पूछी गई पोलैंड, तो पोलैंड खुद देश है, ठीक है ना। पोलैंड की तो वार्सा हो जाएगी, पोलैंड की क्या वार्सा है ना। बेलग्रेड हंगरी, हंगरी की तो बुडापेस्ट हो जाएगी। नाइजीरिया, तो नाइजीरिया की तो कह सकते हैं अबूजा हो जाएगा। तो साथियों जो यहाँ पे दिया है बेलग्रेड है ना, तो बेलग्रेड की राजधानी तो क्या है? तो यहाँ दिया यूरोपीय देश यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड थी। क्या थी? बेलग्रेड थी। पोलैंड की वार्सा है, नाइजीरिया की अबूजा है, हंगरी की बुडापेस्ट है। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? तो कर्नाटक में सोना। ये रीजनिंग से संबंधित भी हो जाएगा साथियों, है ना। कोलार की खान है, तो मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना में हीरा पाया जाता है, हमने बताया था आपको, और कर्नाटक के कोलार से सोना पाया जाता है सबसे अधिक। नेक्स्ट है कि शीतकालीन वर्षा होती है, तो सर्दियों में वर्षा पूछा गया है, तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। याद रखना शीतकालीन। शीतकाल में भारत में हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर एवं मैदानी भागों से सागर की ओर चलती हैं। लौटती हुई मानसून हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं जिससे हवाओं में नमी आ जाती है, जिस कारण तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो साथियों इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा। साथी कौन सा? महाराष्ट्र संबंधित नहीं है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका ये कावेरी नदी जलवात के अंतर्गत आता है, याद रखना है। नेक्स्ट है तो कावेरी नदी के पानी का बंटवारा महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। कावेरी नदी का कुछ भाग केरल में भी जाता है, अतः दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध कावेरी के पानी का लाभ केरल को भी मिलता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत और चीन का जो तिब्बत की बात कर रहे हैं के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो मैकमोहन रेखा हो जाएगी। कौन सी? मैकमोहन रेखा। और डूरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो जाएगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, याद रखना। जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि जो वर्तमान का पाकिस्तान और उस समय का भी पाकिस्तान, लेकिन ये वर्तमान का जो ये बांग्लादेश है साथियों यहाँ पे, ठीक है, उसके बीच भी स्थित है। क्योंकि यहाँ भी पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, तो भारत पाकिस्तान के बीच होगी थी, है ना। 1947 में जब अगस्त में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये भी तो क्षेत्र उस समय पाकिस्तान था, तो ये रेड क्लिफ हो गई, ये रेड क्लिफ है ना। तो रेड क्लिफ जब पाकिस्तान ऑप्शन नहीं तो बांग्लादेश लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो इसका जो आंसर है भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो दिया है कि जो मैकमोहन रेखा है ये भारत चीन सीमा का विभाजन करती है और 1914 में शिमला में हुए ब्रिटिश, भारत, चीन, तिब्बत के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह सीमा रेखा निर्धारित करके औपचारिक रूप से सीमा विभाजन किया गया था। यह सीमा रेखा भारत मंत्री है ना मैकमोहन ने मानचित्र पर लाल पेंसिल से एक रेखा खींचकर सीमा विभाजन किया था, याद रखना है साथियों। कह सकते हैं तो आज का कह सकते हैं हमारा जो टॉपिक था साथियों ज्योग्राफी का जो कह सकते हैं पोर्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है साथियों। तो हम मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है साथियों। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें।